Hello everyone, welcome to our YouTube channel Being English Guru and I am राजेश चौधरी। तो ये जो सेशन है वो पिछले वाले सेशन का फॉलोअप है और ये बेसिक ग्रामर पार्ट 2 है। जैसे कि आपने पिछले सेशन में आपने सीखा था कि ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे कि आपने सीखा था कि 6 से 7 तरीके के सवाल आते हैं। एसएससी की बात करें तो जो कॉमन बैंक और एसएससी में है वो सबसे पहला डिटेक्टिंग एरर्स, कॉमन एरर्स, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों ही में कॉमन है। ये कुछ अलग सा जो आता है वो एसएससी में अलग सा जो आता है वो वॉइस और नरेशन है। और जहाँ तक कि बैंकिंग में जो है उसमें अलग सा आता है वो सेंटेंस कंप्लीशन और पैरा कंप्लीशन। फिलर वाला पार्ट वो दोनों में आता है। एसएससी में जनरली सिंगल फिलर्स आते हैं, एक ही ब्लैंक रहता है, और बैंकिंग में डबल फिलर्स। तो इस सेशन, आज वाले सेशन में हम लोग उसी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था लेटर्स, अल्फाबेट, फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में कवर किया था। इस वाले सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोगों ने, अगर आपने पिछले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पिछले वाले सेशन को जाके देखिए, उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, बिंग इंग्लिश ग्रुप। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में आपको दे दिया था कि जो भी सेंटेंस हम लोग जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस भी लिखा था, राम इज अ राम इज अ गुड बॉय। तो ये 4 या 5 वर्ड से बन रहा है। इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाए तो आप बताओगे कि टोटल ग्रामर में, जैसे आपने पढ़ा है, टोटल ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें सबसे पहला जो है वर्ब। वर्ब क्या है कि कोई भी एक्शन बताने वाले शब्द, जैसे कोई क्रिया, इसको हिंदी में लोग क्रिया बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, खाना, जागना, ऐसे शब्द। तो उसमें क्या था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब, इज, डू, हैव, गो, ये सब सारे क्या है, वर्ब्स है ना। वर्ब्स है, नाउन है किसी भी चीज का नाम, जैसे राम हो गया है ना, बॉय हो गया है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज हो ना, ताकि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। एडजेक्टिव जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जैसे यहाँ पे लड़का कैसा है, गुड, अच्छा लड़का है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब का क्या क्या मतलब, एडवर्ब नाम से ही पता चलता है ना, जो किसी नाउन का, किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का। नाउन प्रोनाउन का तो क्वालिफिकेशन एडजेक्टिव कर देगा, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कौन करेगा, एडवर्ब। जैसे आप यहीं पे बताओगे राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे राम इज अ वेरी गुड बॉय, इसमें अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, तो एडजेक्टिव का भी जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, एडवर्ब। राम कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। और 3 बाकी है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन मतलब जो स्थान बताता है, कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, जहाँ पे भी है। पोजिशन किसी भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस का, नाउन या प्रोनाउन का उसका रिलेशन ये बताता है कि वो बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कैसे रिलेटेड है, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ने के लिए या दो से ज्यादा फ्रेजेस, क्लॉजेस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए, जैसे राम और श्याम। तो और जो है ना, राम एंड श्याम, ये सारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस। इंटरजेक्शन जो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का मतलब क्या होता है, आश्चर्य व्यक्त करना। ओह, हुर्रा, ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, आप लोग बोलते हो ना, ओह वी हैव लॉस्ट द मैच। जब आप दुख प्रतीत करते हो या ऐसे चीजों को प्रतीत करते हो तो आप क्या यूज करते हो, एक्सक्लामेशन मार्क्स। तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम लोग डिटेल में स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे। हर एक वर्ड को, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पहले सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका वर्ब्स, जिसको आप लोग हिंदी में क्रिया भी बोलते हो। तो है क्या है ये वर्ब? वर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। मतलब आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हो कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। ऐसे सब जो एक्शन, एक्शन जो क्रिया बताता है, इसीलिए क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना, पीना, जागना, सोना, नाना वाले जितने भी शब्द है ना, ईट, स्लीप, ये सारे वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, राजेश खेलता है, देख पा रहे हो आप, राजेश खेलता है ना, खेलता है। गीता पढ़ती है, सी गेव मी हर, वो मुझे अपनी किताब दी। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो वर्ब्स दो तरीके से बांटा गया है। ये जो आप पढ़ रहे हो ये फाइनाइट वर्ब्स, जो आप बेसिक ग्रामर में पढ़ोगे। फाइनाइट मतलब जिसमें बदल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो वर्ब में एस हट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में एस या एस लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है,
जब एक सब्जेक्ट हो सिंगुलर, और जब एस सी एस नहीं हो तो वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ राजेश सिंगुलर है तो प्लेज है, और जैसे ये प्लूरल होगा दे हो जाएगा तो ये प्ले हो जाएगा। तो वर्ब्स को, फाइनाइट वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेन वर्ब जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जैसे आप स्कूल में नहीं बोलते जो आपके प्रिंसिपल सर होते हैं, मुखिया, है ना। मेन मतलब प्रिंसिपल मतलब मेन जो वर्ब होगा, और जो इसको हेल्प करता होगा, जो इसको हेल्पिंग इसीलिए बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी इसको बोलते हैं, है ना, ऑक्सिलरीज, जो इसको सहायक करे, जो इसको हेल्प करे। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस देख लो, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखोगे कि राम जो है वो नाउन है, ठीक है, क्रिकेट भी नाउन है। क्या कर रहा है राम? खेल रहा है क्रिकेट, तो ये हो गया वर्ब। अब यहाँ पे इज भी वर्ब है, तो आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कौन मेन वर्ब है कौन हेल्पिंग वर्ब? तो मेन एक्शन क्या हो रहा है? खेलना, तो ये वाला मेन वर्ब हो जाएगा। और क्या आप इसके बिना इसको कंप्लीट कर सकते हो? आपको तो यूज करना पड़ेगा ना इज। राम प्लेइंग क्रिकेट तो नहीं हो सकता, अगर आपको आईएनजी यूज करना है तो यहाँ इज का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मेन वर्ब को जो हेल्प करे उसको कंप्लीट होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो आप देख रहे हैं ये दो टाइप के वर्ब्स हैं। मेन वर्ब दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिट। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है ना, विथ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान लीजिए गीता रीड्स हर बुक, गीता क्या पढ़ती है? अपनी किताब, तो ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट या हुम से सवाल पूछिए। गीता क्या पढ़ रही है? अपनी किताब, तो किताब जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनट्रांजिटिव, है ना, अकर्मक। अब कई बार ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दो दो हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, सी गेव मी हर बुक, दो दो ऑब्जेक्ट है। किसको दिया? मुझे दिया। और क्या दिया? बुक दिया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। डायरेक्ट मतलब जो दिया, और किसको दिया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे। तो ये था मेन वर्ब। दूसरा जो पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी में वही आ जाता है, एक डू फैमिली, बी फैमिली और हैव। आपने सुना होगा ना, हैज, हैव, हैड। बी में आ जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर। डू में आ जाएगा डू, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डज। पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड, है ना। तो ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, है ना, ये सारे। और मॉडल्स में क्या जाते हैं? वही सब, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ऐसे टोटल 13 मॉडल्स है ना। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। तो ये था वर्ब का कहानी। तो आपने क्या सीखा वर्ब में? वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स है। वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट, और हम लोग इसमें फाइनाइट पढ़ रहे हैं। फाइनाइट दो तरीके के होते हैं, एक मेन वर्ब जो मेन एक्शन दे रहा है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, है ना। मेन वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक भी हो सकता है, सेंटेंस में दो भी हो सकता है, दो होगा तो उसको डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए सेंटेंस में यूज होता है, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये भी दो तरीके के हैं। जो पहला है वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, डू वर्ब, डू, डज, डिड, या फिर हैव वर्ब। दूसरा है मॉडल्स, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, जो वर्ब का सेशन होता होगा तो वर्ब्स क्या है, वर्ब को बिल्कुल डिटेल में, क्या क्या एरर्स जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कौन से कॉमन एरर्स हैं, वो सारी चीजें आप तो देखोगे। इसमें कब अब V1 V2 वर्ब के 5 फॉर्म्स भी होते हैं, V1 to V5, ये सारी चीजें क्या है, सारा वर्ब के टॉपिक में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब्स के बाद टेंस। ये जो अभी आपने एक्शन देखा था ना वर्ब, वो एक्शन कब हो रहा है ना, वो कौन बताता है? टेंस। टेंस का मतलब ही होता है हिंदी में काल, कि कोई भी एक्शन हो कब रहा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, और कितने समय तक चल रहा है ना। टेंस तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि तीन काल है ना उसका, एक जो बीत गया भूतकाल, एक जो चल रहा है प्रेजेंट वर्तमान काल, और जो होने वाला भविष्य काल। तो प्रेजेंट, है ना, फिर पास्ट, और लास्ट है फ्यूचर। तीन पार्ट में आप सबसे पहले पास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, कैसे भी, है ना।
तो मान लीजिए प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, तीनों में 4 टाइप है, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल तीनों के 4 कितने हो गए? टोटल 12। टोटल हम लोग 12 पढ़ेंगे, है ना। जैसे सिंपल प्रेजेंट में ता है वो राम खाता है, ये करता है, वो करता है। कॉन्टिन्यूअस है तो कर रहा है, परफेक्ट है तो कर चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब बहुत समय से करता आ रहा है। वही जब पास्ट में चला जाएगा तो करता था, है ना, कर रहा था, कर चुका था, बहुत समय से करते रहा था। फ्यूचर में करेगा तो करेगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा और से रहा होगा, है ना। हिंदी में भी आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप सिंपल प्रेजेंट रखते हो तो डू डज का इस्तेमाल करते हो, है ना, उसके साथ वर्ब फॉर्म लगाते हो फर्स्ट। तो जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जाते हो इज एम आर और उसके साथ आईएनजी वाले वर्ब फॉर्म लगाते हो। हैज हैव यूज करते हो तो वी3 यूज करते हो। जैसे बिन लगाते हो क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, दोनों फीचर रखेगा, तो परफेक्ट भी बना देते हो और कॉन्टिन्यूस भी बना देते हो। परफेक्ट के लिए आपने वी3 भी लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको टेंस डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं आपको हर को कनेक्ट करके बताऊंगा, हर चीज का लॉजिक बताऊंगा, कोई भी चीज आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ बिन क्यों है? आपने पढ़ा था कि हैज या हैव जो है उसके बाद वी3 आता है और बी का वी3 बिन होता है। तो ये जो आप टेंस पढ़ोगे तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझो, है ना, कि चारों टेंस में अंतर क्या है, कि सिंपल हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसमें डिफरेंस क्या है। पास्ट की बात करें तो बात वही रहेगा ना। अब V1 यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू डज का डिड हो जाएगा, है ना, इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा और हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर में जाएंगे तो विल शैल हो जाएगा, विल शैल बी प्लस आईएनजी हो जाएगा। परफेक्ट में जाएंगे तो हैव प्लस वी3 के साथ हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट में ही विल शैल बस आप आगे लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा। प्रेजेंट में ही विल शैल बस लगा दो, बाकी चीज वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब फ्यूचर में आपको क्या करना है, प्रेजेंट वाले में आगे शैल विल चिपका देना है। तो ये था टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? किसी भी वर्ब का वो समय बताता है कि कब वो हो रहा है, कितने समय तक होएगा, है ना। ये 3 काल में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों के 4 है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये था वर्ब और टेंस। वर्ब और टेंस हमें सबसे पहले ग्रामर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यही एक सेंटेंस का फॉर्म बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। आपको यहाँ से फिर बेस बनेगा, फिर आप अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख भी पाओगे अच्छे से। आप फॉर्मेशन सेंटेंसेस में देख रहे हो कि अगर पॉजिटिव, अलग अलग टाइप से सेंटेंस बन सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। आप इस सेंटेंस में आसानी से देख सकते हो, है ना। राम क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दो? नॉट, है ना। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर्ब को आगे लगा दो। इंट्रोगेटिव और असर्टिव में यही अंतर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जैसे एक क्वेश्चन बनाना है, इसको रिवर्स कर दो, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आप देख रहे हो ना, पहले वर्ब आ गया, ये रिवर्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आ गया। और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है तो या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, और उसी को अगर नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में लगाना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट लगा सकते हो, है ना। अगर डिटेल में नॉट लिखना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो, सब्जेक्ट के बाद, ध्यान देने वाली बात है। और अगर आप उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको लगाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो, इजंट राम प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, या इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था आपका टेंस का, कैसे आप सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव बना सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया था, वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, V1 जो है, जैसे मान लीजिए ईट प्रेजेंट है, पास्ट में क्या आ जाएगा? एट, V3 क्या आ जाएगा? ईटन, है ना। पार्टिसिपल तो पहले वाले में आईएनजी जोड़ दीजिए, V1 में ईटिंग, और V1 का ही सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म है, उसी का सिंगुलर फॉर्म SCS वाला क्या हो जाएगा? इट्स। ये 5 वर्ब के फॉर्म्स भी है ना, V1, V2, V3, V4 और V5। ये सारी चीजें भी आप वर्ब फॉर्म्स में और टेंस में आप डिटेल में पढ़ोगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन आखिर है क्या? नाउन को आप कई लोग शॉर्ट में नहीं बोलते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी भी चीज का नाम हो सकता है, एक पर्सन का, एक प्लेस का, एक थिंग का, एक किसी का क्वालिटी का, है ना। नाउन किसी भी चीज का नाम है, जिस चीज का नाम उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन। बिल्कुल सिंपल। नाउन को ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 तरीके से बांटा गया है ना। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, किसी चीज का पार्टिकुलर हो, यूनिक हो, किसी पर्सन का यूनिक नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो, किसी बुक का नाम हो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, मतलब व्यक्तिवाचक, उसका अपना सिग्निफिकेंस है, वो यूनिक है।
जैसे ही वो चीज कॉमन हो जाएगा, है ना, एक जाति को लेके बोलते हैं, जैसे जितने भी क्लास में बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं ना, आप ऐसे बोलते हैं बॉय या गर्ल, तो एक पूरे कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर, किंग, है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब है जब कॉमन नेम आप देते हो सबको, और उसी कॉमन का एक समूह ले लेते हो, एक बंच ले लेते हो, कलेक्शन ले लेते हो, जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स नहीं, कमिटी मेंबर्स। तो पूरे उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसके पूरे ग्रुप की बात करते हो, तो जब ग्रुप की बात करोगे तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, मतलब समूह हुआ। अच्छा, आर्मी, है ना, आर्मी में जितने सोल्जर्स हैं उनके ग्रुप होते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल में द्रव्य, जिससे आप कुछ चीज बना सकते हो, जिससे आप दूसरी वस्तु बना सकते हो, उसको छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, जैसे आयरन, है ना, लोहे से आप बहुत सारे चीज बनाते हो, ग्रिल बनता है, बहुत सारी चीज, वुड, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनता है ना, सिल्वर, ऐसी चीजें आप मटेरियल नाउन में लोगे जिससे आप दूसरी वस्तुएं बना सकते हो। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या, नहीं ना। किसी की ईमानदारी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ब्रेवरी, बहादुरी, सिर्फ महसूस कर सकते हो। हेट्रेड, घृणा, लाफ्टर, है ना, पॉवर्टी, गरीबी, यूथ, ये सारी जो चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली, जैसे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है ना, वो ईमानदार लड़का, ऑनेस्ट, उसी से बना है। ईमानदारी, ईमानदार एडजेक्टिव है, ईमानदारी उसका क्वालिटी है, ऑनेस्टी। वो बहादुर है, ब्रेव, ही इज ए ब्रेव पर्सन, तो उसका क्वालिटी क्या हो गया, ब्रेवरी, बहादुरी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप नाउन भी सीख लिए होगे। तो ये नाउन के ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से मतलब काइंड्स ऑफ नाउन्स है। जब आप नंबर्स की बात करें, उसमें गिनने की बात करें, जब आप काउंट करोगे, तो नाउन दो ही तरीके का है, या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, है ना, टेबल्स, फ्रेंड्स, इन सबको गिन सकते हो, या तो आप नंबर लगाओगे या मेनी या फ्यू लगाओगे। कुछ ऐसे चीज को आप गिन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे पैसे को आप गिन सकते हो क्या, मनी को? जब मनी की बात किया जाए तो आप गिन नहीं सकते, इसलिए आपने मच लगाया है। जैसे हम रुपी की बात करें, कोई करेंसी की बात करें, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, तब आप काउंटेबल में इसको लोगे। नॉलेज, किसी के नॉलेज को आप गिन सकते हो क्या, नहीं ना, सिर्फ फ्यू नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाया है, लिटिल। इसलिए एज ए ब्रॉड आप देखो तो नाउन दो ही तरीके के हैं, हर चीज को आप प्लेस कर सकते हो नंबर्स के हिसाब से, या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप बोले स्टार्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? सोचो थोड़ा, स्टार्स, आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल, उसको गिन थोड़ी ना सकते हैं। अब कभी आपने सुना है क्या हाउ मच स्टार्स? नहीं, आप हमेशा बोलते हो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। सोचना इस बारे में कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए, आप देख लो, बहुत सारे हैं, जैसे स्टार्स, सेकंड, ये सब काउंटेबल नाउन में लिया गया है, अभी आपको पता चल ही गया, है ना। मनी, टाइम, नॉलेज, ये सब अनकाउंटेबल है। तो जो भी काउंटेबल होता है उसके आगे मेनी, फ्यू और नंबर ऑफ वगैरह लगाते हो एडजेक्टिव, और जो भी अनकाउंटेबल होता है उसके आगे मच या लिटिल या क्वांटिटी ऑफ लगाते हो। तो ये था आपका नाउन के बारे में। नाउन के काइंड्स, नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम है, 5 तरीके के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। और नंबर्स के हिसाब से काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि जब आपने नाउन पढ़ लिया है और आपने टेंस पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, तो अब आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए। और जब आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें जो सब्जेक्ट हो, वर्ब है, वो किस हिसाब से आप लगाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स, मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर। तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक प्रेडिकेट, मतलब ऑब्जेक्ट जिसमें उसके साथ ही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इन सभी पार्ट्स में एग्रीमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि नाम ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब जो वर्ब यूज कर रहे हो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट का जेंडर कैसा है ना, मैस्कुलिन मतलब पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन या क्या, और टेंस किस हिसाब से यूज किया गया। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए सेंटेंस बनाते हुए। राम सिंगुलर है, एक है, तो राम, और टेंस प्रेजेंट है तो राम गोज, क्योंकि आपको मैंने बताया था वर्ब में जब एस सी एस आप लगाते हो तो सिंगुलर होता है, V5 है ना। जैसे ही राम को मैंने प्लूरल बना दिया, राम को दे, वे लोग, तो ये प्लूरल वर्ब सिंगुलर बन गया, है ना। क्योंकि वर्ब और नाउन में उल्टा है, वर्ब में आप जब एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जो एस हटाओगे तो वो प्लूरल होगा। तो गो जो है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट भी अब प्लूरल हो गया है ना। जैसे राम एंड श्याम, अब दो दो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने आर यूज किया, इज नहीं यूज किया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि जो वर्ब आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में, वो हमेशा सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन आप लोगों को पता होना चाहिए ना, 3 पर्सन है, प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई वी ये सब फर्स्ट पर्सन हो जाता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही शी इट, और सबका प्लूरल क्या होता है, दे, ध्यान रखना है। तो इज हैज ये सब सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है आर, और हैज का प्लूरल क्या होता है हैव। वाज का प्लूरल क्या होता है वर। V1 प्लस एसीएस मैंने आपको बताया था, जो वर्ब में एसीएस लगाते हो जिसको आप V5 बोलते हो वो सिंगुलर है और बिना एसीएस के प्लूरल है। लेकिन नाउन में जस्ट अपोजिट है, नाउन में एसीएस लगाने से प्लूरल है और वैसे सिंगुलर है। तो याद रखना वर्ब और नाउन अपोजिट है एक दूसरे से। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वर्ब जो भी आप यूज करोगे हमेशा सब्जेक्ट को देखते हुए आपको यूज करना चाहिए, वो भी मेन सब्जेक्ट, यही है सिंटैक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोनाउंस। अभी आपने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन नाम से ही पता चलता है जो नाउन के बदले यूज हो, ताकि नाउन को बार बार ना रिपीट करना पड़े। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आप मान लीजिए राम के बारे में कुछ बोल रहे हो कि राम एक अच्छा लड़का है और राम बहुत लंबा भी है, तो राम राम दो बार आप यूज कर सकते हो क्या राम राम को, नहीं ना। आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगेगा, इसीलिए दूसरी बार राम के लिए आप एक प्रोनाउन का यूज करोगे, ही, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहेगा तो शी। जैसे कि आप सेंटेंस देखो यहाँ पे स्लाइड पे, योर कार इज अ न्यू कार मैंने यूज किया है, योर कार इज अ न्यू कार, तुम्हारा जो कार है वो नया है। कार को दो बार यूज करना क्या सही है, नहीं ना, इसे दो बार नाउन आ गया, तो इसी दो बार नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो क्या करें, तो पहला वाला जो है आपका नाउन योर कार, उसके वाले हम लोग क्या यूज कर ले योर्स, तो योर्स का मतलब ही है, योर्स का मतलब योर कार, तुम्हारा कार जो है वो नया कार है, तो योर कार के बदले आपने यूज कर लिया प्रोनाउन, योर्स इज अ न्यू कार, है ना। तो प्रोनाउन का काम ही है कि नाउन को रिप्लेस करे, ताकि नाउन को आपको बार बार सेंटेंस में रिपीट न करना पड़े। अब हम लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे आपने नाउन्स के काइंड देखे थे 5 प्रोनाउंस के 10 काइंड है ना। सबसे पहला पर्सनल, नाम से ही पता चला पर्सनल मतलब पुरुषवाचक पर्सन, वही मैंने आपको बताया था 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन आई मी वी ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। तो देखते हैं इस टेबल को अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। फर्स्ट पर्सन आई, उसका प्लूरल क्या होता है वी, सेकेंड पर्सन यू, यू याद रखना है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तुम बोलेंगे तो भी यू और तुम लोग भी आप बोलोगे तो यू। थर्ड पर्सन में ही शी इट है ना, ऑब्जेक्ट के लिए इट और पर्सन के लिए ही शी, प्लूरल में तीनों के लिए आप दे यूज करते हो। ये टेबल को आप ध्यान से सोचो। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है मी, जैसे उसने मेरे पे चिल्लाया, ही शाउटेड एट मी, आई नहीं यूज करते क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब आप आई यूज करोगे। उसी तरह वी का क्या हो जाएगा अस, यू का याद रखना है, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है यू। सी का क्या हो जाएगा हर, ही का क्या हो जाएगा हिम, और इट का इट ही रहता है, जैसे यू का यू रहता है, इट का इट रहता है, और दे का क्या हो जाता है देम। तो ये था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस का। अगला जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है पोसेसिव, नाम से ही पता चलता पोसेशन, पोसेशन मतलब किसी पे अधिकार, ये मेरा है ये तुम्हारा है, था ना यहाँ पे योर्स, ये तुम्हारा है ये मेरा है उसका है। अब आसानी से पोसेसिव प्रोनाउन बना सकते हो इसी से, जैसे आई यहाँ पे आपने बनाया था ना आई मी वी यू ये सब, आई का क्या हो जाएगा माइन, ये कार मेरा है, आप कैसे लिखोगे दिस कार इज माइन, मेरा वर्ब के बाद आ रहा है तो प्रोनाउन है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस कार इज माई कार, है ना। यहाँ पर रिपीट हो जाएगा माई कार दो बार यूज करें, इसीलिए इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं माई, है ना। आप अगर आप दूसरा सेंटेंस बनाते हो, जैसे आप बनाते हो दिस इज माई कार, अब कार के आगे माई लग गया है, कार नाउन है और नाउन के आगे प्रोनाउन नहीं लगता, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं, तो यही बेसिक डिफरेंस है। आप देख रहे हो नाउन के साथ अगर आया तो वो प्रोनाउन नहीं होकर एडजेक्टिव होगा, और वर्ब के साथ या किसी और के साथ आया तो वो क्या होगा प्रोनाउन होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस कार इज माइन में माइन जो है वो प्रोनाउन है, और दिस इज माई कार में जो माई है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आ सकता, वो नाउन के बदले आता है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे आप बनाओगे माइन का तो वो माई हो जाएगा, है ना। माइन कार नहीं हो सकता माई कार होगा, क्योंकि नाउन के साथ सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, नाउन के साथ कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। उसी तरह वी का आवर्स प्रोनाउन फॉर्म में और एस हटा दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यू का योर्स
है ना। सब एस वाले जो ज्यादातर हैं वो आपके प्रोनाउंस होंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस, और एस हटा दोगे तो वो एडजेक्टिव बनता जाएगा। एक एक्सेप्शन आप याद रखना, इट के साथ, है ना। इट का कोई एडजेक्टिव फॉर्म, ये प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ एडजेक्टिव फॉर्म होता है, उसका एडजेक्टिव में एस लगा हुआ है, यही एक्सेप्शन है। बाकी सब में प्रोनाउन में एस लगा हुआ है, इट में एडजेक्टिव में एस लगा हुआ है, इट्स। फिर से वही, बाकी सब में आप देखिए एस लगा हुआ, दे का क्या हो जाएगा, देयर, सो एस हटा दोगे देयर। मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव में एस हटाते जाना है बस, माइन का माई और बाकी सब में एस हटाते जाना है बस। इट में याद रखना है इट्स, और हिज का दोनों सेम ही होता है, तो हिज में एस हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, हाई, जो कि अजीब देखने में लग रहा है। तो हिज का जो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों ही सेम होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव वापस से एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो पोसेसिव प्रोनाउन का काम ही है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अभी आपने देखा ना, योर्स इज अ न्यू कार, ये कार मेरा है। तो ऐसे जब आप बताते हो, अधिकार बताते हो, तो वहां पे आप पोसेसिव प्रोनाउन यूज करते हो। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। नाम ही डेमोन्स्ट्रेट मतलब संकेत करना, नहीं ये मेरा है वो मेरा। जैसे मैंने अभी यूज किया था दिस, दिस इज माई कार में यहाँ पे दिस प्रोनाउन हो सकता है ना, दिस कार, अब यहाँ नाउन है, इससे पहले दिस यूज हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये नीचे वाले में दिस प्रोनाउन है, दिस इज माई कार में, क्योंकि यहाँ वर्ब है, यहाँ नाउन नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले आता है, तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे नाउन के साथ आ गया, तो ये अब प्रोनाउन नहीं रहा, ये क्या रहा, एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो भी पॉइंट आउट करने वाले दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव। नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव में वेस्ट में बांटना, हर एक के बारे में जो आप बोल रहे हो कि इच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। एक चीज याद रखना, इच एवरी में बहुत बेसिक डिफरेंस है। इच का मतलब होता है आप दो के लिए भी यूज कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए भी। जैसे आपके पास दो हाथ है, आप बोलोगे मेरे पास दोनों हाथ में एक एक लड्डू है, तो इन ईच हैंड आप बोलोगे। एवरी का मतलब जो आप वाइड सेंस में बोलना चाहते हो, दो या दो से ज्यादा, दो के लिए आप यूज नहीं कर सकते, दो से ज्यादा के लिए आप एवरी। जैसे आप बोलते हैं एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास मस्ट बी प्रेजेंट, है ना, तो इसमें करने का मतलब आप हर एक को एक ही सेंस में बता रहे हो, एक ही साथ। और जब भी ईच या एवरी सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करोगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये हर एक वक्त एक एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज टू कंप्लीट हिज, उसका अपना, हिज ओन असाइनमेंट। देयर नहीं यूज करना, ये बहुत बड़ा रूल है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे आप इच स्टूडेंट बोलते हो तो आप एक एक को रेफर कर रहे हो, है ना। इसी वजह से वर्ब जो यूज करोगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब मैथ्स में पढ़ते हो ना, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। मतलब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है ना, कि जब एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो ना, पारस्परिक संबंध, वी लव ईच अदर, जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना आप भी मेरे से प्यार करते हो। ऑल माई रिलेटिव्स हेट वन अनदर, तो दो के बीच में हो तो ईच अदर, दो से ज्यादा के बीच में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वन अनदर। तो जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ईच अदर, हम सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वन अनदर। रेसिप्रोकल का मतलब ही है एक दूसरे के बीच में संबंध बताना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और इतने आसान तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट को समझ पा रहे होगे। हर किसी का इंट्रोडक्शन आप समझ पा रहे हो कि क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है नाउन। प्रोनाउंस और भी 5 टाइप्स और हैं, आपने पिछले में 5 टाइप्स आपने पढ़ा, पर्सनल, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल। इसमें आप बाकी यहाँ पे अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। इन दोनों के जो एग्जांपल्स आप देख रहे होगे वो सेम है, यहाँ पे आप ध्यान देना। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जब प्लूरल है तो मैंने सेल्फ ईएस लगा दिया, वैसे एफ लगाया है ना। योर सेल्फ, इसका दोनों होगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। हिमसेल्फ सिर्फ सिंगुलर होगा, हर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, देख रहे हो। तो जब एग्जांपल सेम है तो अंतर क्या है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, बहुत आसान है, जैसा नाम वैसा काम। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जिसका वापस से आओ, रिफ्लेक्स नहीं, जैसे आप चल रहे हो अचानक से आपको चोट लग गया, है ना, या उसने चोट लगा लिया। आई हर्ट माई सेल्फ या ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ये चोट किसको लगा, ये एक्शन किस पे आया, वापस से सब्जेक्ट पे, नाम ही है। जब रिफ्लेक्स एक्शन लगेगा वापस से सब्जेक्ट पे आएगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इसका मतलब ये वर्ब के बाद होगा, है ना, ये वर्ब के बाद यूज होगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत यूज होता है तो उसको बोलेंगे इम्फेटिक। तो इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, दबाव देना, दबाव वाचक से नाम है ना, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद ही अपने प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैम आपसे नहीं पूछेगा आपने होमवर्क किससे करवाया, जब आप छोटे होते हो अक्सर आप भैया लोगों से या मम्मी से करवा लेते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई माई सेल्फ, आप जोर डाल रहे हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज कर रहे हो,
तो वहां पे एम्फेटिक होगा। और जैसे आप बोलते हो ही हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वर्ब के बाद आ रहा है, तुरंत ही हिमसेल्फ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, डिफरेंस आसान। रिफ्लेक्सिव में इफेक्ट वापस से जाएगा, मतलब वर्ब के बाद यूज होगा, और एम्फेटिक में सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा, क्योंकि जोर डालने के लिए, उसमें दबाव डालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इंडिफिनिट, जब आपको पता नहीं होता, अनिश्चयवाचक, जो एवरीबॉडी नहीं बोलते, आप बोलते हो कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, somebody stole my पर्स, आपको ये नहीं पता कि किसने चुरा लिया, है ना। जब भी ऐसा आपको सब्जेक्ट नहीं पता हो कि सब्जेक्ट वेग है, अननोन है, वैसे केस में आप इंडिफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हो, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ऐसे केस में। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक, ये संबंध बताने के लिए यूज होता है, किसी चीज को रिलेट करने के लिए यूज होता है ना। जैसे आप बोलते हो ये वही किताब है जो मैंने कल पढ़ा था, दिस इज द सेम बुक दैट आई रेड यस्टरडे, दैट हो गई ये वही ड्रेस है जो मैं कल मार्केट में देखा था, है ना। दैट, विच, ये सारी चीजें जब एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट से जोड़ना होता है, तो आपको हु, विच, दैट ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस को आपको यूज करना होता है, और इसीलिए इसका नाम है संबंधवाचक। तो लास्ट है वो इंट्रोगेटिव, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रश्नवाचक, सवाल पूछने के लिए आप बोलते हो हु आर यू, है ना, सवाल पूछ रहे हो ना, हु आर यू, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ना, तुम कौन हो। तो जब भी सवाल पूछना है किसी से इंट्रोगेट करना है, उस सब्जेक्ट के बदले जो आप यूज करना चाहते हो, नाउन के बदले यूज करना चाहते हो, तो आप प्रोनाउन को यूज करोगे, क्योंकि प्रोनाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट। तो ये था प्रोनाउन का। प्रोनाउन के 10 काइंड आपने पढ़ा। प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन के बदले यूज होता है ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े। पर्सनल है, पर्सन्स के लिए। पोसेसिव है, संबंध, ये किसी के ऊपर अधिकार बताने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, संकेत पॉइंट आउट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने के लिए। रेसिप्रोकल, डिपेंडेंस बताने के लिए। रिफ्लेक्सिव, है ना, एक्शन वापस से इफेक्ट बताने, इम्फेटिक, जोर डालने के लिए। इंडिफरेंट, जब पता नहीं होता है आपको। रिलेटिव, दो चीजों को जोड़ने के लिए। और इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट एडजेक्टिव। अभी आपने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा कि नाउन प्रोनाउन कैसा है? यही काम है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, मतलब उसकी विशेषता बतलाता है, वो कैसा है। राम एक लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, अच्छा, लंबा, छोटा, बड़ा, है ना। राम इज ए गुड बॉय, वो कैसा है? वो इंटेलिजेंट है, वो कैसा है? बुद्धिमान है। तो ऐसे जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाए, उसको क्वालिफाई करे, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टोटल 8 काइंड्स हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव पहला, व्यक्तिवाचक, जैसे इंडिया था ना नाउन, आप नाउन से एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो इंडिया, वहां से क्या बन जाएगा? इंडियन। इंडियन बॉय, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। पोसेसिव, संबंधवाचक, किसका कार है? तो मेरा कार है, मेरा कार, कार नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है माई। एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वालिटी में गुण है, ऑनेस्ट है, वाइज है, ब्यूटीफुल है, गुण किसी का बताया है ना, कैसा लंबा है, छोटा है। क्वांटिटी, परिमाण, अमाउंट बताए, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सम, एनफ, लिटिल। एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, नंबर मतलब संख्या होता है, 5 है, पांचवा है, डबल है, सिंगल है ना। इसमें भी कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं, ये मैं आपको जब एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव अपने प्रोनाउन पर पढ़ा था मैंने आपको, उसी वक्त बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, सेम ही एग्जांपल होगा, बस डिफरेंस अलग हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, नाउन से पहले यूज करोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस कार इज माइन, तो ये कार से पहले यूज हुआ तो यही दिस का है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस इज माई कार बोलोगे तो वहां पे दिस प्रोनाउन हो जाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बांटने के लिए यूज होता है, वही वाला है, बस इसका यूज अलग हो जाएगा, ये नाउन से पहले यूज होगा। इंट्रोगेटिव फिर से वही है ना, प्रश्नवाचक, बस ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज होता है। जैसे आप बोलोगे अगर इंट्रोगेटिव आपको एडजेक्टिव यूज करना था, आप ऐसे यूज करो, विच बुक इज योर्स, बुक से पहले यूज हुआ तो यहाँ पे विच क्या है? एडजेक्टिव है, विच बुक इज योर्स। उम्मीद है कि अलग अलग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एडजेक्टिव्स में एक और चीज पढ़ना होता है जिस पे ध्यान देना होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब आप किसी के बारे में क्वालिफाई करते हो और कंपेयर करते हो दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन को, तो अगर पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे आप एक के बारे में बोल रहे हो, राम इज अ गुड बॉय, राम को आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो पॉजिटिव डिग्री। अब राम को श्याम से करोगे, राम इज बेटर देन श्याम, गुड का क्या हो जाएगा? बेटर, हाई का क्या हो जाएगा? हायर,
और ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। तब दो के बीच में आप कंपेरिजन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कंपैरेटिव, नाम से पता चलता है। और दो से ज्यादा के बीच में, है ना, राम इज द बेस्ट बॉय, है ना, क्लास में राम सबसे अच्छा लड़का है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है, उसमें आप राम को सभी से कंपेयर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे सुपर, नाम ही ना सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब एक के बारे में बताओ राम इज अ गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री। राम को किसी एक से कंपेयर कर रहे हो, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री। और अगर राम का आप सभी से कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ये था आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आर्टिकल। एक्चुअली आर्टिकल्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है, क्योंकि आप जानते हो आर्टिकल्स बिना नाउन के यूज नहीं हो सकता, और जो नाउन के बारे में बताता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को अलग एक चैप्टर के तरीके से पढ़ते हैं, इसको डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव भी बोला जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स का काम ही किसी नाउन को या तो डेफिनेट निश्चित या अनिश्चित बताने के लिए। इसीलिए आर्टिकल्स के दो टाइप है, पहला है इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल ए या एन, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। अब ए और एन जब आपको पहले से नहीं पता होता है, जैसे आप बोलोगे आपके पास एक किताब है ना, आप जनरली जनरलाइज करके बोलो मेरे पास एक किताब, आई हैव अ बुक, आप वहां पे उसके बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। तो जब भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन याद रखना, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार यूज हो रहा था, आर्टिकल ए या एन आप यूज करोगे साउंड के हिसाब से। अगर वोवेल साउंड आएगा साउंड पे जाना आप, है ना, वोवेल आएगा तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए। लेकिन ये वही काउंटेबल नाउन सिंगुलर है प्लूरल अगर फिर डिफरेंट थिंग के लिए यूज हो या फिर ऐसी चीज के लिए यूज हो जिसको एक बार बता दिया गया है, जैसे आप इस सेंटेंस में देखो आई हैव अ बुक, अब यहाँ पे ए सही है लेकिन अब इस बुक के बारे में बता दिया गया है, फिर से आप सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो, तब आप उस बुक के लिए द का यूज करोगे, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट को दोबारा से यूज कर रहे हो, उसी नाउन को दोबारा से यूज कर रहे हो। और जब एक ही सेंटेंस में एक नाउन को वापस से रिपीटेटिव यूज करो या उसको डेफिनेट बताना चाहते हो तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना ही चाहिए, ठीक है। देयर वाज अ हाउस, द हाउस वाज वेरी लार्ज। तो आपको समझ में आ गया हो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप ए एन यूज नहीं कर सकते, या प्लूरल अगर होगा तो भी ए एन यूज नहीं कर सकते, ये गोल्डन फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए आपको। तो उम्मीद है कि आर्टिकल्स का जितने भी कंफ्यूजन आपने स्कूल टाइम से ही पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आज वो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स। अभी आपने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव, तो एडवर्ब्स का क्या काम है, नाम ही पता चलता है। एडवर्ब्स मतलब एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब को करेगा ही और खुद को भी करेगा, जैसे ये दूसरे एडवर्ब्स को ही करेगा। जनरली ऐसे डेफिनेशन बोला जाता है कि एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव मतलब विशेषण को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रीपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी और किसी पूरे सेंटेंस को भी करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे मतलब अगर वाइड डेफिनेशन बोला जाए तो सब कुछ को कवर करता है, मेनली ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। जैसे सी वॉक्स फास्ट, फास्ट है ना, वॉक्स यहाँ वर्ब है, वो कैसे चलती है, फास्ट तेज चलती है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। यू आर ए वेरी गुड बॉय, गुड क्या है यहाँ पे विशेषण एडजेक्टिव है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया ना। सी रन्स वेरी फास्ट, फास्ट पहले से एडवर्ब था क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई, रन्स वर्ब को क्वालिफाई किया था, कितना तेज दौड़ती है, बहुत तेज। तो जो वर्ब है एडवर्ब है उस ऑलरेडी एक एडवर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने देखा ना, पहले वाले में वर्ब को क्वालिफाई किया, दूसरे वाले में एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, तीसरे में ऑलरेडी एक एडवर्ब फास्ट था उसको भी क्वालिफाई किया, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस को भी। देखिए आप, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर, ओवर प्रीपोजिशन ये है ना, ओवर प्रीपोजिशन काम क्या है, पोजीशन बताना, कहाँ वो ऊपर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली लग रखा है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्ट ऊपर, प्रीपोजिशन कर दिया ना क्वालिफाई। आई लाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, मैं उसको पसंद करता हूँ, क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ऑनेस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपली लगा दिया है ना, यहाँ पे या बिकॉज, ये दोनों ही एक तरीके से क्या है, बिकॉज तो जोड़ने के लिए भी यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ है।
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एडवर्ब्स को आप ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, या यहाँ पे आप देखोगे ये एक पूरा सेंटेंस है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका किसी कार ने हिट कर दिया है ना, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप यूज करके, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली ही वाज हिट बाय अ कार, तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया। तो वैसे एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करते हैं नाउन प्रोनाउन को छोड़ के, लेकिन आप ऐसे ब्रॉड मतलब वैसे अगर स्पेसिफिकली बोलो तो आप एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो एडवर्ब्स के क्या कौन से काइंड्स हैं? एडवर्ब को मेनली 4 काइंड्स है। एक होते हैं सिंपल एडवर्ब, जैसे अगेन, ऑलवेज, है ना, तो सिंपल सेंटेंसेस को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें वर्ब या एडजेक्टिव ये सब हो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स उसमें कैटेगराइज करोगे जिसमें आप सवाल पूछने के लिए यूज होगा, हाउ लॉन्ग, है ना, वेयर, ये सब, विच या हाउ। रिलेटिव एडवर्ब वही जैसे आपने पढ़ा था, किसी चीज को जोड़ने के लिए, दो चीजों को आप जब जोड़ते हो उसको क्वालिफाई करते हो वक्त, तो आप रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करोगे। और लास्ट एडवर्ब्स एफर्मेशन एंड निगेशन, है ना, तो एफर्म करते हो कि हाँ, जैसे आपसे कोई पूछता है आप बोलते हो श्योरली, मैं करूंगा ही, एफर्म कर रहे हो, उसको निगेट कर रहे हो, मैं ये नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल, बाय नो मीन्स, तो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। हालांकि ये जो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन है वो सिंपल एडवर्ब्स के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ते होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो उम्मीद है कि एडवर्ब अब जाके आपको, क्रिया विशेषण अब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने पहले जो भी पढ़ रखा होगा उससे बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, एडवर्ब किन किन चीजों को, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। नाम से ही पता चलता है, कंजंक्शन को मतलब साथ में, जंक्शन मतलब जोड़ना, जो दो या दो से ज्यादा शब्द हो या फ्रेज हो। मैंने आपको शब्द फ्रेज में डिफरेंस भी बताया था। क्लॉज फिर से मैं बता देता हूँ। फ्रेज का मतलब होता है कोई ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो आप सेंटेंस से बाहर करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस के अंदर वो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे एन ओल्ड बुक, अ न्यू बुक, ये फ्रेज है ना, सेंटेंस के अंदर मीनिंग है, बाहर निकालो, अ न्यू बुक, कोई सेंस नहीं है। क्लॉज एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का, सेंटेंस के अंदर भी सेंस है और सेंटेंस के बाहर भी सेंस है, क्योंकि एक मिनी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और इसका अपना प्रेडिकेट सब कुछ होता है। तो दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है। जैसे आप देखोगे तो मैं तीनों को जोड़ के दिखा रहा हूँ। शी इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, दो शब्द है, एक इंटेलिजेंट है, एक है गुड, दोनों क्वालिटी एक ही लड़की का है, तो दोनों को जोड़ने के लिए आप यूज कर रहे हो ना एंड का, और बहुत अच्छी भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो आप एंड यूज करो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। दो फ्रेजेस को, अ न्यू बुक एज वेल एज एन ओल्ड बुक, आपने एक नई किताब भी खरीदी है और एक पुरानी किताब भी, तो न्यू बुक एज वेल एज क्या कर रहा है, दोनों चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। ही प्लेज क्रिकेट, ये क्लॉज है, ये क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। बट सी प्लेज बैडमिंटन, वह क्रिकेट खेलता है लेकिन वो बैडमिंटन खेलती है। दोनों क्लॉज है, दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, बट का यूज कर रहे हो, है? तो आपने देखा यहाँ पे कि कंजंक्शंस का क्या यूज होता है, दो या दो से ज्यादा जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड और बिकॉज ऐसे आप कंजंक्शंस यूज करते हो। कुछ ऐसे कॉमन कंजंक्शंस है जो हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉट, बोथ के साथ हमेशा एंड लगाएंगे, याद रखना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो, येट या ऑल दो, येट, आप चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो येट हटा के। वेदर और, स्कार्सली वेन या हार्डली वेन, नो सूनर के साथ देन लगाना है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाना है, ये एरर बहुत पूछा जाता है आपसे। तो कंजंक्शंस के टाइप्स क्या क्या है? मेनली 4 टाइप्स है कंजंक्शंस के। कोऑर्डिनेटिंग, जो साथ में जोड़ने के लिए, है ना, जिसमें दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक पे हो, जैसे एंड, बट, ये इक्वल जोड़ेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब होता है इक्वल। सब ऑर्डिनेटिंग जो नेक्स्ट है, इसमें एक के ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, जैसे इफ से पता ही चल गया, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, बिकॉज या इफ, है ना, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग। कोरिलेटिव, वही पेयर्स वाला जो आपने अभी देखा था ना, ये सर आइदर और जो हमेशा पेयर्स में आते हैं। कंपाउंड कंजंक्शन, जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से बनते हैं, जैसे इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, नाम ही है कंपाउंड, मतलब सिंपल नहीं है, एक से ज्यादा शब्दों से बनेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग, जो इक्वल रैंक पे चीजों को जोड़ने के लिए यूज होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में डिपेंडेंट होगा तो आप यूज करोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिव, जो पेयर्स में जो कनेक्ट करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो उम्मीद है कि आपको कंजंक्शन में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंजंक्शन क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, है ना। जब ये दो शब्द से बना है ना,
प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उसका रिलेशनशिप बताता है कि वो दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, किस तरीके से उसका पोजीशन है। जैसे कि आप बोलते हैं रोहन नाउन या प्रोनाउन है ना, और फिर यहाँ पे क्लासरूम नाउन है। रोहन कहाँ पे है? इन द क्लासरूम। तो रोहन का पोजीशन बता रहा है ना, कौन बता रहा है? इन। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन। नाउन को नाउन से आपने कनेक्ट किया, नाउन को वर्ब से भी कनेक्ट कर सकते हो। द कैट जम्प्ड, या जंप कहाँ पे जंप किया? टेबल पे। वर्ब है ये नाउन है। तो कौन इस पे कनेक्ट कर रहा है? अपॉन। कैट कहाँ पे जंप किया? अपॉन द टेबल। तो अपॉन क्या पोजीशन बता रहा है? यहाँ पे नाउन को वर्ब से कनेक्ट किया ना, ये नाउन है, टेबल ये वर्ब है। नाउन टू एडजेक्टिव रिलेशन, जैसे आप देखो वन शुड बी प्राउड, है ना, ये नाउन है। ऑफ वंस नेशन, है ना, अपने देश के लिए। अब देखो दोनों कनेक्ट करने के लिए आपने क्या यूज किया? ऑफ। तो एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसका पोजीशन बताता है कि वो पूरे सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस्ड है। और जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो, सेंस वही देगा, लेकिन वो आगे पीछे भी यूज हो सकता है। जैसे आप इन सेंटेंसेस में देखो, हु वाज ही टॉकिंग टू, इसमें मैंने प्रीपोजिशन को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया है, वो किससे बात कर रहा था। अब लास्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ सेंटेंस में प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका काम वही है ना, नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन बताना कि वो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कहाँ पे पोजीशन है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, नाम से पता चलता है डायरेक्शन मतलब वो दिशा बताना। आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द पार्क, है ना, डायरेक्शन बताना। प्लेस या पोजीशन, स्थान बताता है। आई लिव इन पटना, आई लिव इन इंडिया, है ना। द प्लेन इज एबव माई हेड, ऐसा करके द फैन इज एबव माई हेड, पोजीशन बताना। प्रीपोजिशन टाइम, समय बताता है। मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, है ना। फॉर, सिंस, बिफोर, पहले, बाद में, ड्यूरिंग। कुछ और भी प्रीपोजिशंस है, अबाउट, ऑफ, स्विच ऑफ नहीं बोलते आप। सम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जो आपको कंफ्यूज करते होते हैं, जैसे बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन है दो चीजों के बीच में जो पोजीशन बताने के लिए, अमंग जो है वो दो से ज्यादा चीजों के बीच में, है ना। नहीं, कई एक्सेप्शंस भी इसमें, कई बार दो से ज्यादा चीजों के लिए भी आप बिटवीन यूज करते हो, लेकिन वो एक्सेप्शन है। जनरली ऐसे चीजों को बोला जाता है और इससे एरर आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस जो है, जो कॉमनली यूज होते हैं पेयर्स में, मतलब जो अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, उसको आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। बिसाइड, बिसाइड मतलब के अलावा, सॉरी, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड का मतलब पीछे नहीं। सी इज बिसाइड में, वो मेरे पीछे है। बिसाइड्स, इसके अलावा और कुछ दो तो बिसाइड सब बोलते हो। इन, इनटू, इन मतलब सिंपल, इनटू मोशन बताता है। आई लिव इन पटना, आप बोलते हो प्लेस बता रहे हो। आई एम गोइंग इनटू, या द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू द वेल क्योंकि वो मोशन बता रहा है, इसीलिए आपने क्या यूज किया? इनटू, वेल में कूद गया। उसे तो ऑन वर्सेस ओवर, फोर वर्सेस सिंस, है ना। फोर जब भी आप डिजिट यूज करते हो, पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 1 सेकंड, 2 सेकंड, फोर यूज करते हो। सिंस जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 6 o'clock, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हो, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हो। तो ये था आपका प्रीपोजिशन। उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके या जनरल सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है, वो ये रिलेशन बताता है उस नाउन या प्रोनाउन का कि वो बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस पे कहाँ पे पोजीशन है। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कोई अचानक से फीलिंग या इमोशंस, है ना। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब पढ़ा था इसमें आदिबोधक, तो उसमें आपने देखा था एक्सक्लेमेशन के साथ अक्सर इंटरजेक्शंस यूज होते थे। तो कैसा जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को बताने के लिए जो आप शब्द यूज करते हो उसी को बोलते इंटरजेक्ट, इसीलिए नाम इंटरजेक्ट करता है ना। जैसे आप जॉय, अब खुश होता है क्या बोलते हो? हुर्रा, या हा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, है ना। आप दुख ही होता है तो अल्लाह से आ या मी, ऐसा बोलते हो ना। बर्बाद हो गए, मैं बर्बाद हो गया। आप जब सरप्राइज होता है, आश्चर्य, ओह व्हाट, हाउ ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है ना। सरप्राइज, गुड हेवेंस, आप ऐसे ही बोलते हो। घृणा, किसी से घृणा करते हो, बोलते फाई, भद्दा। जब आपको कोई चीज गंदगी दिखती है ना, मतलब शेम, या ऐसे बोलते हो बॉश। जिसको आप ग्रीटिंग्स करते हो, ब्रावो, कोई अच्छा खेलता है बोले ब्रावो, यू हैव प्लेड वेल, है ना। किसी को आप शाबाशी करते हो, वाह वाह तुमने अच्छा किया है। किसी को बुलाते हो आप बोलते हेलो, है ना। हेलो कौन, है ना। हेलो में भी आप यूज करते हो। किसी को अटेंशन करते हो, हश, लो, या लिसन आप बोलते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं इंटरजेक्शंस के। मतलब इंटरजेक्शन का काम ही है सर्टेन फीलिंग्स या इमोशंस बताने के लिए आप इंटरजेक्शंस का ज्यादा यूज करते हो।
तो यहाँ पे आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था वर्ब, एक्शन बताने का, टेंस, उस एक्शन का टाइम बताने के लिए कब वो एक्शन हो रहा है, उसका नाउन, किसी चीज का नाम, वो उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज हो, एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब की दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाए। आर्टिकल ऑलरेडी एक एडजेक्टिव ही है जो किसी भी नाउन को डेफिनेट या इंडिफिनिट बताता है। उसके बाद आपने पढ़ा कंजंक्शन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए यूज हो। उसका पढ़ा प्रीपोजिशन जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पास में आके क्या करता है उसका बताता है कि उसका रिलेशन क्या है बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस में। और लास्ट था आपका इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग्स इमोशंस को इंजेक्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए आप यूज करते हो। तो अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो मैं एक मैजिकल सेंटेंस लिखता हूँ। आप ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग भी है और पहचानना कि आप पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर लोगे कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें क्या यूज हो रहा है। अ क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over the lazy dog। क्यों मैंने बोला कि ये मैजिकल सेंटेंस है? इसमें सारे आप अल्फाबेट ढूंढ लो, सारे लेटर्स ढूंढ लो, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक सब कुछ आपको मिल जाए, ए बी सी डी सारा ए टू जेड सारे लेटर्स हैं इसमें, इसीलिए मैजिकल सेंटेंस। इस सेंटेंस हम लोग सीखेंगे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने पढ़ा है, आप यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? वर्ब। वर्ब को पहचाना। वर्ब क्या था? एक्शन। एक्शन क्या से हो रहा है? जंप। जंप मतलब कूदना, है ना। जो भी नाना वाले शब्द है वो सारे क्या थे? वर्ब्स। ये है आपका वर्ब। वर्ब का टेंस कौन सा टेंस में है? क्योंकि ईडी लगा हुआ मतलब ये पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसका आपने पढ़ा नाउन। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है ना। नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। डॉग हो गया, फॉक्स हो गया, ये दोनों क्या हो गया? नाउन हो गया, नाउन हो गया, है ना। अब ये नाउन के बदले जो यूज होगा वो प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है तो इसके बदले कुछ यूज हो नहीं रहा है तो प्रोनाउन है नहीं सेंटेंस में। अब नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसको, ये डॉग कैसा है? लेजी है ना। ये फॉक्स कैसा है? ब्राउन है। ये दोनों क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला। आर्टिकल है ना, वो भी एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को डेफिनेट बताने के लिए यूज होता है। बिना नाउन के वो यूज नहीं हो सकता, इसीलिए नाउन जब रहेगा तभी आप आर्टिकल्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप आर्टिकल, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल है। प्रीपोजिशन, ये किसके ऊपर कूदा? ओवर द लेजी डॉग, है ना। ओवर क्या बता रहा है कि इस नाउन को इस नाउन से रिलेट कर रहा है, कि उसका पोजीशन बता रहा है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। ब्राउन फॉक्स, है ना। अब ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए जो क्विक ब्राउन फॉक्स, कैसा ब्राउन फॉक्स है? तेज, क्विक है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो? एडवर्ब। तो ये क्या है? एडवर्ब। इंटरजेक्शन का यहाँ यूज नहीं हुआ है, वैसे आप जानते ही हो क्या है। तो आप एक ही सेंटेंस में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी यहाँ पे रिवाइज कर लिया और उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में आ गया। मैं फिर से वापस से बता देता हूँ। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। वर्ब है जंप, कूदना, है ना। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस में ये है। आर्टिकल है ए इंडेफिनिट आर्टिकल, द डेफिनिट आर्टिकल। डॉग फॉक्स नाउन है। डॉग कैसा है? लेजी है। फॉक्स कैसा है? ब्राउन है, तो एडजेक्टिव है। और ये ब्राउन फॉक्स एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे उसको एडवर्ब है। क्विक और पोजीशन बताने के लिए ओवर का आप यूज कर रहे हो तो ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया वापस से वीडियो को देखो और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं। अगले वीडियो में इसको मैं डिस्कस भी कर लूंगा। और आप लोग कमेंट्स बिल्कुल इस पे कमेंट्स करो, कमेंट आप करो ही करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके बीच में ये आप शेयर करो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप फर्दर नोटिफिकेशंस आप देखते रहोगे। अगले सेशन में हम लोग इसी के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो एडवांस ग्रामर। यहाँ पे आपका बेसिक ग्रामर खत्म होता है। अब एडवांस ग्रामर में आप क्या क्या पढ़ोगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।